हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में। तो इस बार हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। जिनका जिनका भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है MNCA पेपर 1, तो उनके लिए ये आज मैं कुछ टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज हम लोग इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे से एग्जाम देकर आए। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला आप लोगों को क्वेश्चन देख लेना है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल होता क्या है सर? सबसे पहले कुछ डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर ले रिटर्न टू स्केल के लिए। द टर्म रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द चेंजेस इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर्स चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन। ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो, रिटर्न टू स्केल रिलेट टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वैरिड एंड इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट सर होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, रिटर्न टू स्केल। मतलब हमने जो इनपुट डाला उससे हमारा आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है, ये रिटर्न क्या दे रहा है हम लोगों को, ये रिटर्न टू स्केल कहलाता है। ठीक है। जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में काम करने वाले जो जो फैक्टर्स हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, वो क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं, यही हमारा रिटर्न टू स्केल बताता है। जैसे ये पेन बनाना है तो मैंने प्लास्टिक डाला, कलर डाला, वगैरह वगैरह, मशीन में इनपुट डाली और उससे आउटपुट क्या निकलकर हमारा आ रहा है। एज अ नॉर्मल एग्जांपल मैं बता रहा हूं, समझ गए? इसी को कहते हैं हमारा रिटर्न टू स्केल। ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चल रहा हूं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ डील कर दे रहा हूं और बता दे रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दे रहा हूं। आप उसको पढ़ लें, समझ लें, नोट डाउन कर लें और अगर आंसर नहीं मिलता है कहीं से तो प्लीज मुझे मैसेज करें या कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिटर्न टू स्केल के बाद हम लोगों को क्या पढ़ लेनी है? नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ लेना है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे और अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप मेरे इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियोस होंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लोगे, उसमें आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा और डिफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या पढ़ लेना है सर? डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और उसके क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं वो आप लोगों को पढ़ लेने हैं। जैसे मान लो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। तो थोड़ा बहुत मैं बता दूं डिमांड होता क्या है। सबसे पहले डिमांड कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। आपको पता है डिमांड 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। डिजायर ऑफ द गुड्स, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय एट द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम पीरियड। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी सिर्फ इच्छा डिमांड नहीं कहलाती है। डिमांड के लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला कहता है डिमांड में डिजायर ऑफ द गुड्स। क्या आपकी इच्छा है खरीदने के लिए? हाँ भाई है, सारे कोई आ जाओ। जितनी भी इच्छा है, डिजायर है, वो सारे लोग आ जाओ। देखो डिमांड कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। आपको डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हो। सबसे पहले डिजायर ऑफ द गुड्स। ठीक, डिमांड से डी आ गया, डिजायर ऑफ द गुड्स, जितने भी इच्छा है सारे लोग आ जाओ। ठीक। अच्छा, दूसरा पूछा जाता है भैया एबिलिटी है खरीदने की, एबिलिटी टू बाय। क्या आपके पास हैसियत है, आपके पास पैसे हैं? मान लो मैं कार बना रहा हूं और मैं कार का डिमांड जानना चाहता हूं, इस कार का पूरे मार्केट में डिमांड कितना है। तो मैं पूछता हूं सबको कि डिजायर, इच्छा है कार खरीदने के लिए, जितने लोगों की इच्छा है सब आ जाओ, सब आ गए। अब मैंने पूछा पैसे हैं, एबिलिटी है खरीदने की, जितने लोगों के पास नहीं थी उनको घर भेज दिया गया, जितने लोगों के पास थी उनको रखा गया। एबिलिटी टू बाय, डिजायर ऑफ द गुड्स, एबिलिटी टू बाय। तीसरा लिखा गया विलिंगनेस टू बाय। अच्छा, खरीदना चाहते हो, पैसे भी हैं लेकिन मक्खी चूस तो नहीं हो। बहुत सारे लोगों की इच्छा तो होती है खरीदने की लेकिन वो खरीदते नहीं है। तो मैंने बोला मक्खी चूस तो नहीं है, जितने मक्खी चूस हैं वो घर में जाएं। क्लियर है? डिजायर ऑफ द गुड्स, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय। एट द गिवन प्राइस, मैंने जो कार बनाई है वो 10 लाख की है। तो कुछ लोग बोले नहीं सर 7 लाख में खरीदेंगे। नहीं भैया, तुम घर जाओ, 10 लाख की कार है, 10 लाख में खरीदना चाहते हो? हाँ। डिजायर ऑफ द गुड्स है, हाँ। एबिलिटी टू बाय है, विलिंगनेस टू बाय है, हाँ, खरीदना चाहते हो। एट द गिवन प्राइस, 10 लाख में खरीदना चाहते हो? बोले हाँ। तो जितने लोग 10 लाख में खरीदना चाहते हैं वो रुके। एंड लास्ट वन, एट द गिवन टाइम पीरियड, टाइम कब खरीदना चाहते हो? कुछ लोग बोले सर अगले साल, कुछ लोग बोले 2 साल के बाद। मैंने बोला घर जाओ, 2 साल के बाद आना। नाउ दिस टाइम जो भी रेडी है बाय करने के लिए उनका डिमांड काउंट होगा। तो डिमांड कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग, डिजायर ऑफ द गुड्स,
एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय एट द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम पीरियड। ये तो हो गया डिमांड। आपको पढ़ लेने हैं लॉ ऑफ डिमांड। आपको बचपन में याद ही होगा, नहीं है, मैंने बार बार बताया कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप बाकी फर्दर इकोनॉमिक्स के वीडियोस मेरी देख सकते हो। मैं अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ बता दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। एंड सारे जितने भी हैं चीजें बाकी वो कांस्टेंट रहेंगे। कहने का मतलब है कोई भी सामान महंगा होगा, अगर व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस, सामान का दाम जो है वो महंगा हो रहा है तो आप कम खरीदोगे। अच्छा, वो सस्ता हो रहा है तो ज्यादा खरीदोगे, ठीक है। ऑल थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सारी चीजें, बाकी सारी चीजें समान रहेगी। लॉ ऑफ डिमांड है। बट लॉ ऑफ सप्लाई में उसका उल्टा है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीज करेगा सप्लाई डिक्रीज करेगा। तो आपको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लेना है और उसके जो भी जैसे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड वो आपको देख लेने हैं। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंसान कितना खरीदता है, ठीक है, और मार्केट मतलब उस मार्केट में जितने लोग हैं। सपोज कीजिए कि एक इंसान है ए जो 3 पीस पेन खरीदता है, ठीक है, ये इंडिविजुअल डिमांड हो गया। लेकिन उस मार्केट में मान लो एक मार्केट है जिसमें 3 लोग हैं, ए बी सी। ए कितना खरीदता था? 3 पीस। बी कितना खरीदता है? 2 पीस। और सी कितना खरीदता है? 5 पीस। तो 5 2 7 3 10, टोटल मार्केट डिमांड हो गया 10। समझ में आ गया? उस मार्केट में जितने लोग डिमांड कर रहे हैं वो टोटल मिलाकर सम अप करके, मतलब इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम सम अप करें तो वो मार्केट डिमांड कहलाता है। ये आपको देख लेना है। दूसरा मेन पॉइंट आपको देख लेना है शिफ्टिंग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में याद रखोगे शिफ्ट था, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको याद होगा कि वो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, वो वाला डिग्री वाला जरूर आप देख लोगे विद डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कब कब लेस देन 1 रहता है, कब इक्वल टू 1 रहता है, कब इन्फिनाइट जाता है, कब 0 जाता है, ठीक है, वो आप देख लोगे। अच्छा सर, नेक्स्ट आप लोगों को क्या पढ़ लेने हैं? आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ लेने हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन करने में जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट रन के लिए भी होते हैं और लॉन्ग रन के लिए भी होते हैं। तो दोनों का इफेक्ट क्या होता है वो आपको पढ़। अब देखोगे आप लोग प्रोडक्शन फंक्शन ये 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट रन के लिए, एक लॉन्ग रन के लिए। याद रखोगे, शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। याद रखोगे प्रोडक्शन करने का जो भी फंक्शन है, फंक्शन मतलब काम, प्रोडक्शन करने में जो जो चीजें आती है, जो जो काम आते हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन है। सिंपल शब्दों में समझ लो, ठीक है। शॉर्ट रन के लिए 2 होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल, ठीक। और लॉन्ग रन के लिए सिर्फ एक ही होता है, वेरिएबल, ठीक है। सर इसको समझा दे थोड़ा। देखो बहुत जल्दी फटाफट मैं बता देता हूं। मान लो मैं पेन का प्रोडक्शन करता हूं, समझोगे। इसमें कुछ फिक्स्ड फैक्टर हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स हैं। मतलब एक पेन बनाने में जितना भी प्लास्टिक लगा है, क्या 100 पेन बनाने में उतने ही प्लास्टिक लगेंगे या ज्यादा लगेंगे? सर ज्यादा लगेंगे। मतलब ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा रॉ मटेरियल, कम क्वांटिटी कम रॉ मटेरियल, मतलब वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसमें हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में जो है वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक। दूसरा जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है? तो याद रखोगे फिक्स्ड कॉस्ट, मान लो इस पेन को रखने के लिए मैंने गोडाउन लिया, गोडाउन का किराया है 10,000 रुपए। अब गोडाउन में मैं 1 पेन रखूं, 100 पेन रखूं, लाख पेन रखूं, नहीं रखूं, 10,000 तो मुझे लगेगा। अच्छा ज्यादा पेन रखूंगा तो ज्यादा किराया हो जाएगा, कम पेन रखूंगा तो कम किराया हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, वो फिक्स्ड है। अच्छा सैलरी, मैं अगर वर्कर्स को सैलरी दे रहा हूं, मैंने अपने मैनेजर को सैलरी दिया, ज्यादा पेन बेच रहा हूं तो ज्यादा सैलरी, और जिस टाइम पर पेन नहीं बिका है उस टाइम पर सैलरी नहीं दूंगा, नहीं सर वो तो सैलरी लेगा। इज इट क्लियर? तो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। ये शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में। बट लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल हो जाते हैं, जो फिक्स्ड रहता है वो भी वेरिएबल हो जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? हर चीज वैरी करेगा। समझ में आया? जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था, अगर 10 साल, देखो लॉन्ग रन है, अगर 10 साल के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, लंबे समय के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारा रेंट भी चेंज होगा, हमारी सैलरी भी चेंज होगी, हमारा सब कुछ चेंज होगा। तो सारा जो फिक्स था वो भी वेरिएबल हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या पढ़ लेना है सर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर का इक्वलाइजेशन। कंज्यूमर जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे रहता है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, मतलब जितना वो इनकम अपना खर्च कर रहा है
उतना उसको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जहां उसको उतना रिटर्न मिलेगा वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट में जितना पैसा लगाते हैं अगर उतने का प्रोडक्ट मिल जाता है तो हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फाई होते हैं कि चलो जितना पैसा लगाए थे वो वसूल हो गया मेरा पैसा। समझ में आया? तो जब कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हमारा क्या कहलाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्लियर है? इसको इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। इसमें आप ग्राफ बनाओगे जरूर, ठीक है? तो जो चीज जैसे पीपीसी, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व पूछा तो आप उसमें ग्राफ जरूर बनाओगे कि एक डिक्रीज करता है तो दूसरा इंक्रीज करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? याद रखोगे, इसका कॉन्सेप्ट आप देख लोगे, इसके एजम्पशंस देख लोगे। लॉ ऑफ मैंने पहले भी बता रखा था वीडियोस में, और अगर आप देखोगे फर्दर तो वो भी मिल जाएंगे, डिटेल्स में वीडियो मिल जाएंगे, मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है? डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। यूटिलिटी का मतलब मैंने लास्ट वीडियोस में बता रखा है, जो आपको लिंक भी मिल जाएगा। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, डायमिनिशिंग का मतलब होता है डिमिनाइजिंग, घटना, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है? तो हमारा सेटिस्फैक्शन हर एक एडिशनल यूनिट से घटता चला जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको मैं रसगुल्ले खिलाऊं, 1 खिलाऊं, 2 खिलाऊं, 3 खिलाऊं, 4 कंटिन्यू अगर मैं खिलाता चला जाऊं तो आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा और लास्टली ऐसा होगा कि वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो हमारा जो होता है ना, इंसान का नेचर होता है कि हर एक एडिशनल यूनिट पे हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है हर चीजों पर, ठीक है? लेकिन उसमें कुछ एजम्पशन है। कुछ एजम्पशन क्या है? जिसमें हमारा एडिक्शन है उस चीज में हमारा नहीं। जैसे हम लोग पबजी खेलते हैं तो हम 1 घंटे खेले, 2 घंटे खेले, 3 घंटे खेले, खेलते रहे, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इस केस में अप्लाई नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई की बात करते हैं, अगर मैं 1 घंटा पढ़ा दूं, ठीक, अभी मजा आया, दूसरा फिर मैं और 1 घंटा पढ़ा दूं, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हम, तीसरा पढ़ाऊं और सेटिस्फैक्शन, चौथा पढ़ाऊं, 4 घंटे लगातार पढ़ा दूं, आप सो जाओगे, मतलब माइनस में चले गए। क्लियर है ना? तो हर एक चीज में DMU काम करता है। एक के बाद अगर हम एडिशनल यूनिट बढ़ाते जाएं हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसको DMU कहते हैं, डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको देख लेना है। अच्छा, दूसरा क्या देख लेना है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी आपको जरूर देख लेना है, ठीक है? मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व मैंने बता दिया। मूवमेंट देख लोगे कि शिफ्ट कैसे होता है और मूवमेंट कैसे होता है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का, ठीक है? जिसमें आपको वही है ED इज इक्वल टू ग्रेटर, उसमें ग्राफ जरूर बनाओगे, ठीक है? ग्राफ होता है, आप देखोगे जैसे मान लो ये, ठीक है? देखो ये प्राइस घट रहा है, ये डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बहुत घट रहा है P से P1, ठीक, बट क्वांटिटी Q से Q1 थोड़ा सा हुआ, ठीक है? तो E इज लेस देन 1, ये कम है। अगर यही क्वांटिटी ज्यादा रहता तो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ऐसे आपको देख लेना है, ग्राफ बना लेना है सारा। ये y एक्सेस हो जाएगा, ये x एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। तो इसमें आप देख लोगे, बुक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर बताओगे हम मुझे, ठीक है? तो शिफ्टिंग और ये मूवमेंट आपको देख लेना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है? और माइक्रो और मैक्रो तो पढ़ ही लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स थे माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर, ठीक है? ये आपको पढ़ लेने, मुझे लगता है इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आपके आने के चांसेस हैं। आप इसमें इसको कर लोगे तो आपके कवर अप हो जाएंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है? दूसरा जो आप लोगों का, अगर किसी बच्चे का अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग है या फिर इकोनॉमिक्स है तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कल आपकी आ जाएगी। कल आप उसको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप इससे मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।